इंटरफेयर मत करिएगा। तो कांग्रेस मतलब आंदोलन में। तो अब जिन्ना को कैसे सत्ता ट्रांसफर हो जाएगी, वो कांग्रेस भारी है। तो जिन्ना ने एक प्रस्ताव दिया कि हमको एक छोटी सी जगह हिंदुस्तान के अंदर दे दो जहां से मैं दारुल इस्लाम बना लूंगा। उस पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान में इसका बंटवारा हुआ, पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसी जो शुरू की वो डे वन से यही थी कि हिंदुस्तान को कैसे दारुल इस्लाम बनाना, और इसी पॉलिसी के तहत नेहरू उनके चक्कर में आ गए और नेहरू और लियाकत अली समझौता हो गया। उस समझौते में हिंदुस्तान में मुसलमान रोक दिए गए और पाकिस्तान में हिंदू रोक दिए गए। उनको मालूम था हिंदुओं को तो हम वैसे ही निपटा लेंगे, लेकिन यहां जो मुसलमान हम रोक देंगे, ये मुसलमान किसी न किसी दिन हमारा सहयोग ही करेगा। ये उनको उस समय मालूम था। उस पॉलिसी के तहत 1947 में कश्मीर पर उन्होंने अनायासी हमला कर दिया। 1962 में चाइना से हमारा वॉर हुआ, हम थके बड़े बैठे हुए थे। 1965 में बिना किसी कारण के नेहरू के मरने के बाद जब शास्त्री जी सत्ता में बैठे तो शास्त्री जी के खिलाफ अपने आप उन्होंने युद्ध कर दिया बिना किसी कारण के, क्योंकि उनको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे करना है, इसको दारुल इस्लाम कैसे बनाना। अब इस दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी में ही उन्होंने वो कारगिल का सब षड्यंत्र रचा। उसके बाद फिर उन्होंने इनडायरेक्ट टेररिज्म भेजा और टेररिज्म भारत में फैलाया। फिर वहां से उन्होंने बाया दुबई रूट, बाया और तमाम तरह के रूटों से हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए इसकी व्यवस्था, और हिंदुस्तान के मुसलमान को कैसे बरगलाया जाए और इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान में कैसे डिस्टर्बेंस किया जाए, इसके लिए उन्होंने भरसक वहां से प्रयास करना शुरू किया। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कैसे बढ़े, इसके लिए वहां से इस्लामिक स्कॉलर्स भेजे जिन्होंने भारत में आकर कहा ये तो अल्लाह की देन है और पॉपुलेशन तो अल्लाह देते हैं, ये वही दे रहे हैं, वही खिलाएंगे, ये सब दुनिया भर की बात थी। इस पॉलिसी को भारत में फल फूल में 70 वर्ष लगे और खूब फल फूल गया। समस्या यह आई कि 2014 में जो सरकार बैठी, उस सरकार ने इस पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करना शुरू किया। लोग कहते हैं कि आपने ये 370 2019 के बाद क्यों हटाया, आपने ट्रिपल तलाक 2019 के बाद क्यों हटाया, आपने ये दुनिया भर की बातें। सोच कर देखिए कि सरकार उस समय कैसे बैकग्राउंड बना रही थी, कैसे वो ग्राउंड बना रही थी और उसने क्या क्या किया। आप सोचिए कि जो नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी में सबसे ज्यादा आहत कौन हुआ? जो व्यक्ति लीगल सिस्टम में नहीं था, जो अरबियन कंट्री से पैसा आ रहा था, जो पाकिस्तान से फेस करेंसी आ रही थी, जो हिंदुस्तान में करेंसी लाकर दुनिया भर का खेल खेला जा रहा था, वो सारा पैसा कूड़ा हो गया। और कूड़े का मतलब ये हो गया कि वो लोग जो पाकिस्तान सपोर्टेड थे, बिना किसी रिटर्न भरे, बिना किसी लीगल सिस्टम में आए पैसा लगा रहे थे, उनका पैसा सब रद्दी हो गया। आज अगर वो पैसा होता सीएए के विरोध के दौरान, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल होता। आज तो हिंदुस्तान में केवल पत्थर बचा है फ्री का, वो पत्थर चल रहा है। लेकिन अगर पैसा होता तो क्या होता? दूसरी उनकी बात जो वो करना चाहते कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजबाए हिंद लाएंगे, ये सारी बातें जो उनके दिमाग में थी, उन सब पर 2014 के बाद रोक एक एक करके लगनी शुरू हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा सब लीगल सिस्टम में आएंगे, नोट भी लीगल सिस्टम में आएगा, व्यापार भी जीएसटी लीगल सिस्टम में आएगा, भारतवर्ष से इंपोर्ट और भारतवर्ष में आने वाला पैसा, आपको याद है 20,000 एनजीओ एक साथ बंद की गई थी। फिर उसके बाद लगातार भारत में जितनी एनजीओ इस तरह के काम करती थी, सब पर बैन लगा दिया ताकि विदेशी पैसा ना आए। तो ये पॉलिसी 1947 से जो अडॉप्ट की गई, वो पॉलिसी भारत में फल फूल रही थी। 2014 की सरकार के बाद उसने इन पर सब पर धीरे धीरे एक एक करके बैन लगाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि अब जो दारुल इस्लाम दिमाग में चढ़ा था ना कि इसको दारुल इस्लाम बनाना है, वो तो अब इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेज पर उन्होंने ये और कह दिया कि हम हिंदुस्तान में एनपीआर एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, सबका डेटा मेंटेन करेंगे। अब ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर से मुसलमान लाया गया था, किसी न किसी साधन से यहां पर रखा गया था, उसने यहां शादी ब्याह कर लिए, 20-20 बच्चे पैदा कर लिए, अब वो सब क्वेश्चन मार्क लग गया। तो जो भी सरकार ने किया उसके लिए उसने बैकग्राउंड तैयार किया, पहले 5 साल, और 5 साल के बैकग्राउंड के बाद 2019 में उसने काम करना शुरू किया। तो अब जो भी रिप्रिकेशन हो रहा है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, उसका मेन कारण है कि आज अगर सरकार पीछे न हटी तो हमारे जो दारुल इस्लाम दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी पॉलिसी एक एक करके सब फेल हो जाएगी। और अब दारुल इस्लाम बनाने की जो फिलॉसफी है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आप पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, जैसे सीए के तहत लोगों को लीगल कर देंगे, जैसे ही आप अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर देंगे, हर कॉलोनी का एक सर्टिफिकेट बना देंगे, हर व्यक्ति का एक आईडी बना देंगे, तो फिर भविष्य में जो भारत को आप इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे, वो इस्लामिक कंट्री भारत अब कैसे बनेगा?
क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं बन सकता, इसलिए आज इसका विरोध करके वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से भारत की जो सरकार है, आज की इस सरकार को हिला दिया जाए, ताकि हमारी जो पॉलिसी पिछले 70-75 साल से चल रही थी विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए और 10 वर्ष केवल और रुक जाइए। आज के पॉपुलेशन के जो डेटा हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में 50% पॉपुलेशन होगी। हार्वर्ड की रिसर्चें हैं जिसमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान को अब कोई रोक नहीं सकता कि वो इस्लामिक कंट्री ना बने। क्यों? क्योंकि इस तरह का जाल बिछ चुका है। और जिस समय इस्लामिक कंट्री भारत में 50% से ऊपर आबादी मुसलमान हुई, उस समय सारे देश जो 56 देश मुसलमानों के जो वहां पर हुआ, वही हाल यहां पर भी हो सकता है। इसलिए आज की सरकार अगर उस पर सब पर कंट्रोल लगा रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, वो कह रहे हैं पॉपुलेशन पर हम बैन लगाएंगे, वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उन्होंने कंटक काटने शुरू कर दिए। 370 एक सेफ मोड था भारतवर्ष में टेररिज्म फैलाने का, 370 हटा दी। भारत में ट्रिपल तलाक के माध्यम से, और भारत में जो निकाह है वो हिंदुओं को निकाह करके लफ्जियात करके हिंदुओं को लाओ, फिर तलाक दे दो और उनको छोड़ दो, फिर दूसरी जो जिनकी शादियां नहीं होती उनसे शादियां करवा दो, उनसे बच्चे पैदा करो, बाद में महिला मरी जाएगी, बच्चे इस्लामिक हो जाएंगे। ये सारी पॉलिसी पर धीरे धीरे करके वो बैन लगता जा रहा। अब आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, अब मन भर गया या लड़की ने विरोध कर दिया, मुकदमा लिखवा देगी, तो अब हम चौथी शादी कैसे करेंगे और आगे का शादी का प्रोग्राम कैसे चलेगा, और लड़कियां बरगला कर कैसे लेकर आएंगे, कैसे उनको इस्लामिक बनाएंगे, कैसे उनसे बच्चे पैदा करेंगे, वो सब पर बैन लग रहा है। जो प्रॉपर्टियां हाईवेज पर खरीद कर रखी हैं, जो प्रॉपर्टियां दुनिया भर की खरीद कर रखी हैं, उन प्रॉपर्टियों में भविष्य में लिस्टिंग हो रही है, क्योंकि सब आधार से जुड़ जाएगा। तो आपको यह बताना पड़ेगा आप प्रॉपर्टी कहां से लाए, आप तो पंचर की दुकान खोले हुए थे, आपके पास ये 5 बीघे का हाईवे के किनारे कैसे आ गया। ये पॉलिसी, इसी को ध्यान में रखते हुए वो असम का जो वो कह रहा था ना शरीफुल इमाम कि असम की नैक हमने पूरी घर कवर कर रखी है, दोनों तरफ हम लोग हैं और वहां से फौज आएगी तो हम उनको जाने नहीं देंगे। इस पॉलिसी के तहत ही हिंदुस्तान के सारे हाईवेज पर मोस्टली 70% मुसलमानों ने परचेज करके रखा है विद द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान और बाय द रूट ऑफ अरेबियन कंट्रीज। और अब उन पर क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो आप जो 70 साल से बनाए बैठे थे कि हमें इसको मुस्लिम शासन लाना है, हमें यहां इस्लामिक शासन लाना है, वो धीरे धीरे करके मिथक टूटेगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। इसलिए आज की सरकार का विरोध इस बात का नहीं, क्योंकि सीएए में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना जो विरोध करने लायक हो। विरोध सिर्फ इस बात का है कि आप जो करने वाले हैं, भविष्य में जो कर सकते हैं, उसका जो आपने प्लेटफॉर्म बनाकर रखा है, उस प्लेटफॉर्म को ही हम चरमरा देंगे। और जिस दिन वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बचेगी, जैसे पाकिस्तान में 23% बचे थे, कहीं 27% बचे थे, बाकी वो सब खत्म हो गए ना धीरे धीरे करके। हिंदुस्तान में भी 50% से ऊपर पॉपुलेशन होगी तो धीरे धीरे वो मार देंगे। जैसे कश्मीर में उन्होंने 1989 में किया था कि कश्मीरी पंडितों को पहले समझ नहीं आया, लेकिन जिस समय उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई उसने मारपीट के बराबर कर दिया और कश्मीर घाटी खाली करवा दी। हिंदुस्तान भी ऐसी ही पॉलिसी के तहत करने की तैयारी है। बंगाल आप आज का देख लीजिए, बंगाल में प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनें नहीं चलने दे रहे। असम की हालत कुछ जगहों की देख लीजिए, जम्मू कश्मीर हम पहले से देख चुके हैं, केरला की हालत देख लीजिए, दिल्ली की हालत देख लीजिए कि दिल्ली में कोई काम नहीं होने दे रहे, पुलिस की गाड़ियां नहीं निकलने दे रहे, सामान्य आदमी का जन सैलाब नहीं निकलने दे रहा, सामान्य गतिविधियां नहीं होने दे रहे। ये पॉलिसी के तहत हो रहा था। इसको बस इतना हो गया कि सरकार देर से आई, लेकिन सरकार ने पहले बेस बनाकर इस तिलिस्म को तोड़ना शुरू किया। अब तोड़ना शुरू किया तो आगे भविष्य का भारत कैसा होगा यह दिख रहा है। और अगर भविष्य का भारत आज न बना इस सरकार के द्वारा तो हिंदुस्तान समाप्त हो चुका है। जिन्ना की पॉलिसी जिसके तहत उसने पाकिस्तान लिया था और जो उसने कहा था कि एक छोटे से कोने को लेकर हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना लेंगे, हिंदुस्तान पर शासन ले आएंगे, वो चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। अगर आज सरकार को सपोर्ट न हुआ और आज सरकार ने काम किया, आज अगर रिटेलिएशन ना हुआ, चाहे उसके लिए सरकार को गोलियां चलानी पड़े, चाहे सरकार को कोई एक्टिविटी करनी पड़े, कोई स्टेज आनी पड़े, सीरिया में जैसे आज हो रहा है, करना पड़ा ना, बाद में बम फोड़ने पड़ते हैं ना, बाद में मिसाइलें चलानी पड़ती है ना, तो क्यों नहीं आज चलाते? आज चलाकर आप वो सिचुएशन रोक सकते हैं और आपके पास कोई और दूसरा रास्ता बचेगा नहीं, और अभी नहीं बचा है। आपके पास भविष्य में कोई रास्ता बच नहीं सकता जब तक आप फौजें नहीं लगाएंगे। कश्मीर को आपने कंट्रोल किया क्योंकि वहां पर आपने
पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस बेचकर आपने अनडाउटेड गोली बिना किसी भेदभाव के गोली चलाने का आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ करे उसको सीधी गोली मारो, उससे पूछने की जरूरत नहीं। वो अगर आपने आज हिंदुस्तान में ना किया तो हिंदुस्तान 2040 में समाप्त हो चुका है। वर्ल्ड के किसी भी फोरम की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, सब यही कह रही है। इसलिए यह पॉलिसी है, इस पॉलिसी को ध्यान में रखिए कि वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई विरोध जो आप कहते हैं ना, विरोध कर रहे हैं किस बात का, ये कोई विरोध ही नहीं है। ये दारुल इस्लाम बनने से रोकने की प्रक्रिया जो सरकार अपना रही है उसका रिटेलिएशन है। ये सीए का रिटेलिएशन नहीं है, ये सरकार का रिटेलिएशन नहीं, सरकार की वो पॉलिसियां जिनसे भविष्य का भारत तय होगा उसका विरोध है।